We are very grateful to Praful Bhai for inviting us here and to have an opportunity to interact with all of you. As Praful Bhai said that it's a lecture demonstration session, so I was thinking that we can invite questions in the beginning and then we can start question answer series, and then later on we can perform a bit of our Drupad recital, regular recital. So if any of you have any particular question, that will be welcomed to start conversation with. अच्छा, ये जो हम लोग ध्रुपद संगीत गाते हैं, ये हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन और पुराना संगीत है। प्राचीन पुराना तो है ही, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये एक तरीके से जो भी संगीत हमारे भारत का है उसका ग्रामर है, एक तरह से व्याकरण के रूप में इसको माना जाता है। जिस तरह की हमारी सारी भाषाएं देश की संस्कृत के व्याकरण पर आधारित है, संस्कृत से जिस तरह निकली हुई है, वैसे ही ध्रुपद वो शैली है जिसने सारे संगीत को, वो ख्याल गायन हो या ठुमरी हो या पॉपुलर म्यूजिक हो या ठुमरी, दादरा, जो भी हमारे यहाँ का संगीत है, राग संगीत, उसको एक व्याकरण मिलता है, वहां से उसका डेफिनेशन मिलता है म्यूजिक का। तो ध्रुपद संगीत का एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अन्य कलाओं की तरह इसका संबंध भी हमारे आध्यात्म से रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारी पुरानी समस्त कलाएं, साहित्य है और नृत्य है और स्थापत्य है, सारी कलाओं में आप एक आध्यात्म का अनुभव होता था, वैसा ही संगीत में भी था, क्योंकि वो सब मंदिरों से जुड़े होते थे, मंदिरों से जुड़े हुए थे। और जो मनोरंजन का जो हमारा संगीत के साथ संबंध बना, वो धीरे धीरे पिछले 300-400 साल में शुरू हुआ। वो एक जब से उसमें एक जब हमारा संगीत मंदिरों से कोर्ट्स में गया, तो वहां पर एक उसमें आर्टिस्टिक अप्रोच तो आई ही, लेकिन एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी उसमें धीरे धीरे जुड़ने लगा। जबकि वो जो मूल उसका रूप था वो भक्ति भाव का, वर्शिप का, मंदिरों से गुरु में उसके था। लेकिन इस बदलाव से एक उसमें प्रोफेशनल या एकम्प्लिशनेस भी आई। जब संगीत मंदिरों से निकल के दरबारों में गया, तो जो बड़े बड़े पंडित उस्ताद थे, उन्होंने उसको और गहराई से देखना सुनना शुरू किया। क्योंकि जब आप केवल एक सामान्य भक्ति तक उसको सीमित रखते हैं, तो फिर भक्ति भाव उसमें ज्यादा होता है और सांगीतिक तत्व उतना हो ना हो उसकी ज्यादा प्रभाव नहीं होती है। तो ये इस तरह से बदलाव इसमें आते रहे। लेकिन मूलतः जो है ध्रुपद का जो उद्देश्य है वो
मेडिटेटिव है, आध्यात्मिक है, और एक उसके साथ एक अनुभव गम्य एटमॉस्फेयर तैयार हो, वो उसका उद्देश्य ध्रुपद का होता है। इसमें जो कविताएं हैं वो भी प्राचीन काल की जो पुरानी कविताएं, वो तो देवी देवताओं की स्तुतियां रही हैं। बाद में फिर जब ये कोर्ट्स में आया तो राजाओं की प्रशंसा, ऋतुओं के वर्णन और म्यूजिकोलॉजी, जो उसका भी काफी वर्णन इसमें ध्रुपद में मिलता है। जो हमारे श्रृंगारिक पद भी आए, तो दूसरी पोएट्री भी उसमें जुड़ती रही दिन पे दिन। फिर ये इसमें हमारे यहाँ जो ध्रुपद है या जो भी संगीत है वो राग पर आधारित होता है। ये राग ऐसी चीज है, इस पर जरूर आप सबको बहुत ध्यान देना चाहिए कि राग ही एकमात्र ऐसी चीज है दुनिया में जो केवल भारत में ही है और कहीं नहीं है। ये जो राग का जो मेलोडिक स्ट्रक्चर की जो खोज हुई, जो उसको लोगों ने इवॉल्व किया, उसको जो परिष्कृत किया, ये केवल हमारे देश में ही है स्ट्रक्चर, और कहीं नहीं है। पूरे वेस्ट में राग नहीं है, या इधर नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, या साउथ ईस्ट में कहीं पर भी नहीं है। ये केवल भारत की ही खोज है, नंबर एक। नंबर दो कि जितना पुराना शास्त्र हमारे संगीत का है, वो दुनिया में कहीं भी उसके पैरेलल कोई संगीत के ग्रंथ नहीं मिलते। हमारे यहाँ जो भरतनाट्य शास्त्र लिखा गया वो भी एक कल्मिनेशन था, वो कोई शुरुआत नहीं थी, वो भी 2500 साल पहले लिखा गया था। तो संगीत रत्नाकर और ये सब जो बाद में उसकी टीकाएं हुई, तो बहुत ही ऑथेंटिकली साइंटिफिकली उसके बारे में सोचा गया है संगीत के बारे में, ये केवल हमारे यहाँ ही हुआ है। तो वो उस समस्त शास्त्र को प्रैक्टिकल रूप में प्रस्तुत करने का जो सिलसिला है वो ध्रुपद में आज निहित है। दूसरे शैलियों में भी है, लेकिन ध्रुपद में थोड़ा ज्यादा है। अब कुछ आप लोगों की ओर से प्रश्न? आप प्रफुल्ल भाई बैठे, डरिए मत कोई भी। आप बिल्कुल एलिमेंट्री और प्राइमरी क्वेश्चन पूछेंगे तो भी हमें कोई डाले एक पीस। चलिए अच्छा, थोड़ा सा गा लेते हैं, फिर शायद आपकी झिझक टूटे।
जैसा मैंने बताया था राग होते हैं, तो उस राग का इन्वोकेशन होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उस राग में अंदर उसके प्रवेश करते हैं। तो वो प्रवेश करने का साधन है आलाप। आलाप के माध्यम से उसमें एंटर करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट होता है तो आप धीरे धीरे उसमें एक सब्जेक्ट दिया गया, आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, इंट्रोडक्शन। तो वैसा ही आलाप में के माध्यम से उन स्वरों को गाया जाता है। वो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, काफी विस्तार से करते हैं। उसके बाद फिर पद होता है, पोएट्री, विच इज सेड टू समतालास। ताल मीन्स टाइम साइकिल। एक और ध्रुपद के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो पहले हमारा संगीत, ध्रुपद के पहले जो संगीत था वो लीनियर प्रोग्रेशन था। उसमें वृत्ताकार रचना नहीं थी, उसकी सर्कुलरिटी नहीं थी उसमें। जैसे कि एक नॉवेल होता है तो नॉवेल का फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाते, वी नेवर कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर। जबकि जो ध्रुपद है उसने एक नया उसमें कॉन्सेप्ट दिया कि जो ध्रुवपद इसीलिए बोलते हैं उसको, जो पहली लाइन है वो ध्रुव है और फिर उसका अंतरा होता है, फर्स्ट स्टेंजा, उसके बाद फिर पहली लाइन आती है जिसको हमारे ख्याल संगीत में मुखड़ा बोलते हैं, स्थाई बोलते हैं। स्थाई मतलब जो स्थिर है, स्थित है। फिर सेकंड स्टेंजा, फिर स्थाई, फिर थर्ड स्टेंजा, फिर स्थाई। यानी जो बिगिनिंग पॉइंट है उस पर बार बार हम लोड करके आते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये केवल ध्रुपद ने ही दिया, उसके पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था। आज आप देखें कि जो हमारे फिल्मी गाने हैं, भजन है, गजल है, कुछ भी है, तो वो उसी स्ट्रक्चर पर टिके हुए हैं। फिल्मी गाने पहली जो लाइन होती है उसको हर स्टेंजा के बाद फिर रिपीट करते हैं पहली लाइन। तो ये एक तरह का टेक्सचुअली ध्रुपद का ही इंटरप्रिटेशन है। तो ऐसा ही ताल में भी है। पहले ताल इस तरह की नहीं होती थी, पहले छंद होता था। ताल के माध्यम से ध्रुपद के साथ ताल शुरू हुए और ताल में भी एक टाइम साइकिल चला। मान लीजिए 7 मात्रा का ताल है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। तो वी आर ऑलवेज कमिंग ऑन फर्स्ट बीट। तो ये जो हम पद आपको सुना रहे हैं ये 10 मात्रा का ताल है, इसको सूल ताल बोलते हैं। राग है आसावरी और एक पद जो है वो कृष्ण जी का पद है।
स्ट्रक्चर राग का हमने सुनाया अभी, इसी को मध्य गति में जब गाते हैं तो उसको बोलते हैं जोड़ या मध्य लय का आलाप, और उसी को जब द्रुत गति में कर देते हैं तो इसकी परंपरा ये है कि ये जो राग का आविर्भाव है इसको हम 3 गतियों में गाते हैं। विलंबित जो अभी हमने गाया, इसके बाद मध्य और उसके बाद द्रुत गति। थोड़ा थोड़ा आपको इसका अनुभव सुनाते हैं।
इसके बाद इसमें पद गाते हैं। पद के बोल हैं, आन सुनाई बांसुरी कान्हा ब्रिजभान निकस आई ब्रजबाला। आन सुनाई
मुकटा माला तोर डारी, मोती चुनत मैं तो हारी, ललनन बिच घेर लई, काना घेर लई, काना घेर लई, काना आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, आन सुनाई, बांसुरी कान आन कान आन कान आन सुनाई, आन सुनाई, आन सुनाई, बांसुरी आन सुनाई, बांसुरी बांसुरी सुनाई, कान्हा सुनाई, बांसुरी सुनाई, आन सुनाई, आन सुनाई, आन सुनाई, बांसुरी काना 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 आन सुनाई, बांसुरी काना आन सुनाई, ब्रजभान दुलारे दुलारे, ब्रजभान दुलारे, अचानक निकट आई ब्रजबाला आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, आन सुनाई, आन 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 सुनाई, बतिया सुनत प्यारी, बतिया बतिया सुनत प्यारी, सुनत प्यारी, सुनत प्यारी, बतिया बतिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत बतिया प्यारी, सुनत प्यारिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत प्यारी प्यारी, बतिया बतिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत प्यारी, बतिया 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 सुनत प्यारी प्यारी, बतिया सुनत प्यारी, छल बल सो चतुर नार, मुकटा माला तोर डारी, मोती चुनत में तो हारी, ललनन बिच घेर लई, काना घेर लई, काना घेर लई, काना आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, बांसुरी कान कान ब्रजभान दुलारे, अचानक निकस आई ब्रजबाला, निकस आई ब्रजबाला आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन सुनाई, बांसुरी कान कान आन तो लेक्चर भी हो गया और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया। अब या तो खत्म करें या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो प्रश्न इंटरेक्शन करें। Sir, how did you get associate with Drupad Ram, Drupad Sangeet particularly? फैमिली में आपके कोई पहले बातें हैं?
नहीं, फैमिली में तो बिल्कुल नहीं है, पर हम लोग बचपन से सीखते थे, तो फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिली ध्रुपद सीखने की, और हमने भी सोचा कि इसमें गाने वाले, जब हम लोगों ने शुरुआत किया तब लगभग बहुत कम थे, तो हमने सोचा कि हम इसको आगे बढ़ाएं, इसीलिए फिर हम इसमें आए। फैमिली में नहीं था, हम ही लोग कर रहे हैं फैमिली में, और बाद में फिर इसको प्रोफेशनल करियर के रूप में भी अपनाया बाद में। तो बचपन से लोग गाते थे वैसे। जैसे आपने बोला ये मंदिरों में गाया जाता था, जी, तो आपने भी ऐसे ही शुरू किया? नहीं, मंदिरों में जब गाया जाता था वो 2000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी बात। अब हम लोग आजकल तो एक जनरल प्लेटफॉर्म पे गाया जाता है। हम लोगों ने भी बाय चांस जो अपने करियर, मतलब बचपन में मंदिरों में हमने गाया है, लेकिन वो हम ये सब नहीं गाते थे, ध्रुपद नहीं गाते थे, हम कुछ और गाते थे, जो भजन वजन रेगुलर होते हैं वो। फिर धीरे धीरे संगीत का शौक लगा और ऐसा। जी, आप बताइए आपकी शैली है जो। हाँ जी, तो पहले तो डॉक्टर फैमिली में ज़्यादा आप भी पहले है, हाँ, फैमिली और उनके। हाँ, ये हम लोग जो सीखे हैं वो हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और जिया मोहद्दीन डागर, तो एक ही अच्छी हमारे देश की बड़ी परंपरा रही है, और डागर घराना एक बहुत महत्वपूर्ण घराना रहा। उसने इसको ध्रुपद शैली को प्रिजर्व करके रखा, सैकड़ों सालों तक इसको प्रिजर्व करके रखा। अभी भी उस परिवार में हमारे उस्ताद हैं, उनके भाई लोग हैं, और कई लोग गा रहे हैं। तो ये पहले मुख्यतः डागर घराने ही इसको गाता था और परिवार से बाहर था, लेकिन अब काफी लोग हमारे उस्ताद साहब ने सिखाए हैं, और हम लोग काफी परिवार से बाहर हम लोग भी गायक लोग हैं। Outside the Dagar family, they are the first ones to adopt and reach to this level. Yes, please, you are asking something. मेरा सवाल ये है कि जो भारतीय शैलियाँ है उसमें ध्रुपद शैली बहुत कम लोग अपनाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हैं। एक तो उसके जो बरक्स शैली का विकास हुआ, ख्याल शैली का क्लासिकल में, उसमें सीखने की, सुनने की और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। तो ध्रुपद में सीखने का अवसर भी कम था, सिखाने वाले कम थे, और ये थोड़ा इसका आपने देखा जैसा कि ये श्रृंगारिक थोड़ा कम है, तो ख्याल शैली में लोगों का रुझान थोड़ा एक समय होता है, सर्कल चलता है, तो वो जो इस सदी का जो आरंभ हुआ, पिछली सदी का, तो उस समय ख्याल शैली में बड़े बड़े उस्ताद लोग हुए, पंडित लोग हुए, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ाया। अलग अलग घराने बने, बड़े बड़े घराने बने। वैसा दुर्भाग्य से वो जो पेस, जो वो गति थी ध्रुपद की, वो ख्याल के बराबर नहीं रही। अब ऐसा क्यों हुआ? ये एक तो इसको ध्रुपद का थोड़ा उसका खुद का नेचर भी इंट्रोवर्ट था, मेडिटेटिव था, लेकिन दूसरा ये है कि उसमें शायद हम सोचते हैं कि जो एक स्वर लय ताल के जो बेसिक एलिमेंट हैं म्यूजिक में, वो शायद थोड़े से मिस हो रहे थे, इसलिए लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ध्रुपद की बजाय वो ख्याल की ओर अधिक आकृष्ट हुए। फिर दूसरा ये था कि सीखने और सिखाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि अपने घराने से बाहर नहीं सिखाएंगे, तो वो फैलाव ज़्यादा नहीं हुआ, सीखने वाले फिर रह नहीं गए, और इस तरह भी वो सब मिले जुले कारण थे जिसकी वजह से ध्रुपद पीछे रह गया था। फिर महिमा, एक जरूर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो बड़े पंडित लोग, उस्ताद लोग रहे हैं, उन्होंने
डराया भी बहुत कि अरे ये बहुत कठिन विद्या है, इसमें तो इतने साल लग जाते हैं, ये तो इतना मुश्किल है, इसमें तो 20 साल तक यही करना पड़ता। तो जो बेचारा शुरू में अगर वो नॉन म्यूजिशियन फैमिली से, तो वो तो बात सुन के डर जाता था। तो एक तरह से वो जो कह रहे हैं वो सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। असल में हम लोग जो स्वयं, हमारा उदाहरण है कि हम लोग ने एमए किया था म्यूजिक में, उसके बाद हम 5 साल प्रोफेशनली एकदम दिन रात गुरु के पास रह के सीखे, और 5 साल बाद हमने गाना शुरू कर दिया। तो जब हम स्वयं 5 साल में तैयार हो गए एक तरीके से, तो दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा एक महिमा मंडन उसका ज्यादा हुआ कि ये बहुत कठिन विद्या है, ध्रुपद बहुत कठिन है। अच्छा, ध्रुपद वालों ने भी किया और ख्याल वालों ने भी किया। तो सब लोगों ने, अच्छा उसके बाद फिर इसका जो एक और कारण है कि स्कूलों में जो ध्रुपद सिखाया था वो इतना बोरिंग और इतना घटिया उसका रूप सुनाई देता है। हम लोग खुद सीखते थे, तो वो बहुत ही उस वहीं से नफरत हो जाती है लोगों को स्कूल से कि भाई ध्रुपद तो बिल्कुल नहीं, सीखना ही नहीं। ये उसके कई कारण हैं। सर आप कितना रियाज करते हैं? रियाज हम जब सीखते थे तब 6-7-8 घंटा, उतना कम करते थे जितना एक आईटी इंजीनियर ऑफिस में काम करता, उससे कम करते थे। डॉक्टर तो बेचारा सुबह 9 बजे लगता था, रात के 10 बजे तक लगा रहता। ऐसा इतना कठिन नहीं है ध्रुपद। अभी भी सीखने सिखाने के मसले में 3-4 घंटे रियाज हो जाता है अभी भी। हाँ, 4-5 घंटे तो हो ही जाता है हमारा रोज। कहने की बात ये है, ये फुल टाइम, फुल टाइम, हाँ फुल टाइम, फुल टाइम ही करना चाहिए तो बात बनती। अच्छा, ये सिर्फ सीखने की बात नहीं है। देखिए, कोई भी विद्या जो होती है, हम लोग भूल जाते हैं कि केवल उस विद्या को सीख लेने से बात नहीं बनती या समझ लेने से बात नहीं बनती। उसके लिए टेम्परामेंट बनना चाहिए आदमी का वैसा। तो टेम्परामेंट कब बनता है? जब आप उसमें 24 आवर्स उसमें रम जाते हैं, तब होता है। और ना आप ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पढ़ाई के अलावा उसके बारे में सोच भी रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, वो सब पढ़ाई का ही हिस्सा है। अब आप जब परीक्षा पास में आती है तो नहीं भी पढ़ना है, अब तो 24 घंटे थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे आपका माइंड एकदम दूर चला जाए, डाइवर्ट हो जाए, वहीं आसपास रहे पढ़ाई में। ऐसा एकदम कोई काम नहीं करेंगे आप नया कि वो माइंड एकदम चला जाए। तो वो बात क्या, टेम्परामेंट आप पढ़ने के लिए बनाए रखना चाहते हैं कि जब भी आप चाहें पढ़ लें। ऐसा ही म्यूजिक में भी है कि एक भले ही आप 5 घंटे रियाज करें, 6 घंटे करें, इन फुल टाइम रहने से कोई टेम्परामेंट बनता है म्यूजिक का। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी अ रियल प्रोफेशनल। एक बार उस्ताद बड़े गोरावाली खान साहब बहुत हमारे यहाँ के बड़े माने हुए गायक हुए हैं पिछली सदी के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कितना घंटा रियाज करते हैं? तो बोले ये जो लोग कहते हैं कि हम 8 घंटा रियाज करते, 10 घंटा रियाज, बाकी क्या करते? बोले अगर आप बाकी टाइम में क्या कर रहे हैं, रियाज नहीं कर रहे हैं, अगर म्यूजिक में नहीं है तो फिर आप म्यूजिशियन नहीं है। तो वो एक टेम्परामेंट आप बनाए रखा है। कहना कि 24 घंटे रियाज में रहते हैं हम तो। यस प्लीज, एंड समबडी वाज आस्किंग। या हेलो, मेरा सवाल ये कि आपने जो पद गाया अभी, वो कौन से छंद पे था? छंद पे तो ताल। भाई ये जो छंद की अगर बात करो, जैसे हिंदी में जो छंद होते हैं तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ताल हमारी सुल ताल थी, 10 मात्रा। 10 मात्रा, 10 मात्रा का छंद। तो 10 मात्रा का कोई सॉन्ग अभी तक बॉलीवुड में नहीं आया, राइट? बॉलीवुड में होता है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, गाना है ना वो, मुकेश ने गाया। मुकेश ने गाया, और 10 मात्रा में ही है वो।
बहुत सारे हैं। बहुत सारे गाने। क्योंकि मैंने इतने सारे सॉन्ग सुने पर ये मात्रा का कभी सॉन्ग नहीं सुना मैंने। होता है, आप नहीं सुन पाए होंगे और सुनने के बाद ये आप पहचान नहीं पाए होंगे। ये बात सुनना तो आप सब नहीं है, अभी सबको गाना सुना हुआ है, आंसू भरी है जीवन की रात, लेकिन वो है, वो झपताल में है, वो 10 मात्रा के छंद में रिकॉग्नाइज नहीं करते। जी प्लीज। यस, मैं वही रिक्वेस्ट करने वाली थी क्वेश्चन की, नॉट एज अ क्वेश्चन बट एज रिक्वेस्ट कि आप बच्चों को बताओ कि कोई भी पॉपुलर भजन या वो उनको लगता है कि क्लासिकल अलग है और ये वेस्टर्न अलग है, वो दोनों एक ही से बना है और राग से ही एक गीत आए, तो आप ऐसा कोई गीत बताइए और उसको क्लासिकली रिलेट करिए तो उन्हें पता चले कि वो दोनों एक ही चीज है और इसी राग से ही ये गीत पैदा होते हैं। देखिए अच्छी बात, अब दुर्भाग्य ये है कि अभी जो गाने आ रहे हैं पिछले 15-20 साल में, उसमें 5-10% गाने ऐसे होते हैं जो एक उसमें राग आधारित हो, डायरेक्ट पुट अच्छा हो, लेकिन जो पुराने गाने थे उसमें लगभग 70s-80s के जो गाने थे, 60s 40s 80s तक 70 तक सारे गाने के पीछे कोई न कोई एक राग होता ही था। कितना भी फेमस गाना, यही वाला जो गाना है आप सुन ले कि आंसू भरी है जीवन की रात, ये राग यमन में, चंदन सा बदन यमन, वो भी यमन, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये भी सारे हजारों गाने यमन पे बने। भैरवी में चिंगारी कोई भड़के, वो भैरवी में। सर तो आप एक उसको क्लासिकल बेस उसका ही, वो राग का क्लासिकल बेस, आप वो गीत मत लीजिए। वो देखिए जैसे ये ना, अब मैंने जो कहा था ना ग्रामर होती है, ग्रामर क्या होती है, आप जो सुनते हैं कि कोई भी गाना है कि जैसे कि यही ले लें आंसू भरी है, तो उसकी जो धुन है, उसके पीछे जो स्वर है वो जानना जरूरी, वो उसका जो बेस कहां से आया, वो राग यमन से आया। ये 3 स्वर गाए मैंने, आप अरे ये तो क्लासिकल है, बंद करो, है ना, लेकिन वो गाना कहां से आया, आंसू भरी है, तो धुन तो वही है, स्वर वही है, सिर्फ शब्द बदल दिए उसमें उन्होंने। अब इसका जो टाइमिंग, हमारा आलाप का जो टाइमिंग होता है ना, वो स्वच्छंद होता है, जो इन्होंने कहा ना कि छंद कौन सा, आलाप स्वच्छंद होता है। हमारी इच्छा हो तो आलाप कैसे बनता है, इसका जो स्वर है आंसू भरी है, अब अगर उसको आलाप करेंगे हम तो तो हम अपने हिसाब से किस स्वर पे कितना ठहरना, किस पे कब ठहरना, ये हम इच्छा से हम कर सकते हैं। जब उसको हम बांध देते हैं शब्दों में, तो वह एक उसकी धुन बन जाती है, शब्द और ताल में। आंसू भरी है ये जीवन की राह, कोई तुमसे कह दे हमें भूल जाऊं, आंसू भरी। तो उसको हमने एक ताल में और एक फ्रेम में बांध दिया, स्वर वह है, ग्रामर वहां से आई है। चंदन सा बदन पमगरे सा, ये राग यमन है,
या कोई से एहसान तेरा हो गा मुझ पर गरे गरे सा सा नी द सा। तो अगर राग यमन आपको याद है तो आप किसी भी गाने को गा सकते हैं। चलिए झीनी झीनी चदरिया कबीरदास जी के एक पद से समापन करते हैं। राग चारुकेशी, ताल सुल्तान। जो स्वर होते हैं उनको शुद्ध रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। और ये कंपोज नहीं होता है आलाप, हमारे मन में आता है वैसा हम उसको बना सकते हैं, हमारी इच्छा हो वैसा उसको टर्न कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है, इम्प्रोवाइज करते हैं।
चदरिया जीनी 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 इंगला इंगला ताना इंगला पिंगला ताना बरनी इंगला पिंगला 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 ताना इंगला पिंगला ताना बरनी इंगला पिंगला पिंगला ताना इंगला पिंगला ताना बरनी सुषमकार से दीनी चदरिया जीनी जेले जीनी आठ कमल दल आठ आठ कमल दल आठ कमल दल आठ कमल 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 आठ कमल दल कमल 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 आठ कमल चरखा डोले आठ कमल चरखा डोले पाँच तत्व दीनी चदरिया जीनी जेनी जो चादर नर मुनि ओढ़ी जो चादर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ी के मेरी चदरिया ओढ़ी के मेरी चदरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी दास कबीर जतन से ओढ़ी झुकी क्यों धर दीनी चदरिया जीनी जेने जीनी जेने बेनी चदरिया जेनी चदरिया ताने के ताना